आप सभी का हम लोग मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10th रासायनिक समीकरण अणु अभिक्रियाएँ। तो अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कि कोई नए पदार्थ का निर्माण उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि देखिए कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, दोनों मिल के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जब कोई तत्व मिलकर अलग नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो भाग लिए यानी इधर की साइड जो भाग लेते हैं उससे बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो ये बनता है, जो बन जाता है, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, और जो भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक। तो ये आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि अगर हम ये अभी पढ़े थे कि ऐसे पदार्थ जो है भाग लेते हैं अभिकारक और जो बनता है उत्पाद। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण? तो भोजन का पचना, ठीक है, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, अब मैग्नीशियम फिर जलना, दहन। अब कोई भी होता है कुछ ना कुछ भोजन पचता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता बदलता है ना, श्वसन लेते हैं तो भी होता है, ठीक है, नया निर्माण होता है, मैग्नीशियम फिर जलना, दही, ये सब क्या है? सही। अब अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, तो रासायनिक प्रेक्षण की बात करें तो आखिर रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या क्या चेंजेस दिखाई को मिलेगा? तो सबसे पहला अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ठोस है तो द्रव में हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, या फिर परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, ताप परिवर्तन हो सकता है। आपके चूना है ना, तो आप चूना को पानी में डाल देंगे, पानी खौलने लगता है तो क्या होता है? ताप बढ़ सकता है, गैस भी उस होता है, गैस भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन को प्रोसेस करना। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसे हम अगर दिखाना चाहें तो क्यों रासायनिक समीकरण के द्वारा क्यों बदलें? तो अगर हम रासायनिक समीकरण का यूज ना करते हुए सीधे अगर शब्द को ही लिखें तो वो शब्द थोड़ा बड़ा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, लिखना परेशानी, इसलिए हम समीकरण को आसान भाषा में उसे लिखते हैं। तो इसे देखिए रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे देखिए अगर ये रासायनिक समीकरण है ये, और उसे हम शब्द में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे हम ऐसे लिखते हैं शब्द में, देखिए ये अगर जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, अगर यहाँ पे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और इसी को देखिए फार्मूला लगाया तो जिंक का क्या होगा? Zn और प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं जिंक को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस देता है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है कि रासायनिक समीकरण में जितने भी तत्व होते हैं उनके नाम को उनके संकेतों के द्वारा, ठीक है, उनके संकेतों के द्वारा अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों क्या क्या होती है? तो आवश्यक परिस्थितियों ताप, दाब, उत्प्रेरक। जो ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर नीचे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ रासायनिक में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले होता है उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक, अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या भी समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो अगर हमारे समीकरण को संतुलित करना होगा तो किस तरह से करते हैं? तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अगर कभी भी समीकरण को संतुलित करना होगा तो परमाणु की संख्या को गिन कर संतुलन को करते हैं। और देखिए इसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लोहा कितना है? 1, और यहाँ पे लोहा कितना? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लोहा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 2 लोहा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 लोहा लगाते हैं, ठीक है, 2 लोहा। अब यहाँ पे 2 लोहा, यहाँ पे 2 लोहा। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो जब हम 3 ऑक्सीजन कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, और यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे भी हमें 3 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मिलाइए, देखिए लोहा कितना? 2, लोहा कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ठीक है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। तो ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया।
और समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है, संतुलित करने की विधि होती है, इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आपसे पूछ सकता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसे कौन सी विधि बोलते हैं? तो हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। और आप देखिए बिल्कुल आगे समीकरण में देखिए, यहाँ पे देखिए यही बोला गया है, संतुलित देखिए क्या कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण को संतुलित करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाला खंड संतुलित किया था, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अभिकरण इसका रहेगा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके हमने संतुलित कर लिया। तो संतुलित मतलब संख्या क्यों होती है? बराबर होनी चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, तो सही रासायनिक अभिक्रिया प्रकार पहले संयोजन होगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई 2 पदार्थ जुड़ते हैं तो इसे बनाता है। यानी अगर आप मान लीजिए ए और बी जुड़ के सी बनाता है, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट। अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो वहाँ पे ए बी, यानी बोलते हैं ए और बी मिलके बनता है। ए और बी मिलके अगर ए बी बन जाता है तो ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी मिलकर सी बनता है, यानी ए और बी, अगर हम बात करते हैं ए और बी अगर मिलके ए भी बन गया, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट हो गया ना, सिंगल प्रोडक्ट तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया संयोजन। संयोजन में जोड़ना। अब इस देखिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे जल में देखिए क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बन गया, ठीक है, H2O बन गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बिना चूना बोलते हैं। अगर ये जल से क्या करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या करता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी मतलब निकलना, यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा का निकलता है, वैसे जिसमें उष्मा निकलता है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का दहन, यानी जिससे प्राकृतिक गैस मान मीथेन को, अगर हम ये CH4 क्या होता है? मीथेन। अगर हम बात करते हैं कि मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन से, मीथेन को ऑक्सीजन से और मीथेन को ऑक्सीजन से भी क्या करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और साथ साथ उष्मा भी निकलेगा। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज को अगर कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और उष्मा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वियोजन में टूटना। वियोजन क्या होता है? टूटना, यानी कि अगर जिसमें एक अभिक्रिया अगर टूट कर 2 या 2 से अधिक में बढ़ जाते हैं तो उससे जैसे बोलते हैं अगर ए बी है, अगर ये टूट के ए प्लस बी में बढ़ गया तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। और उष्मा द्वारा वियोजन, और अब वियोजन में तोड़ना, तो तोड़ने के हम क्या करते हैं? उष्मा द्वारा तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? अगर फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर हम उष्मा देंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा, ठीक है। तो Fe3, अगर बाद में फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो ये फेरस सल्फेट क्या होता है? हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट का रंग हरे रंग का होता है, ठीक है। इसी में फेरस सल्फेट हो गया। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट की बात करेंगे। फेरस, ठीक है, एक मिनट, ठीक, फेरस सल्फेट, ठीक है। एक होता है कॉपर सल्फेट, एक होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। क्या होता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब देखिए फेरस सल्फेट को लिखेंगे FeSO4, FeSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, और जिंक सल्फेट लिखे। आप देखिए कि फेरस सल्फेट FeSO4 किसके पास है? तो G के आसपास को, G से ग्रीन और ग्रीन से हरा, इसको बोलेंगे, इसका हरा बोल देंगे। कॉपर सल्फेट C के पास है, C के पास क्या होगा? B, तो B से नीला, B से ब्लू होता है, ब्लू से नीला। अब Z किसके पास? लास्ट है W के पास है, W से यानी सफ़ेद। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखिए अगर हमें हरा तोता बोलेगा तो फेरस सल्फेट सूत्र FeSO4, नीला तोता बोलेगा तो कॉपर सल्फेट CuSO4, और सफ़ेद तो जिंक सल्फेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की बढ़ते हैं। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मान लीजिए चूना पत्थर अगर इसमें उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। अब वैद्युत वियोजन, यानी विद्युत द्वारा अगर हम तोड़ना चाहते हैं, यानी विद्युत का प्रभाव करके तोड़ना चाहते हैं तो वैद्युत वियोजन बोलते हैं। जैसे अगर जल है तो जल में अगर हम जल है यानी H2O है, हम उसमें बिजली का प्रभाव करेंगे तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मग है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, ये परख नली है, और ये ग्रेफाइट रोड है, एनोड है, ठीक है। ग्रेफाइट रोड एनोड है, और यहाँ पे स्विच है, ठीक। उसके बाद ये कैथोड, रबर स्टॉपर, पानी, ठीक है, ये पानी है,
और यहाँ पे पानी की बुलबुला है, हाइड्रोजन प्लास्टिक है। तो यहाँ पे देखिए स्विच वगैरह से अगर हम बैटरी प्रवाह करेंगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजह से टूट जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश की वजह, यानी प्रकाश के द्वारा भी हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य प्रकाश देते हैं तो ये Ag प्लस प्लस और Cl माइनस बनाता है, और अगर सिल्वर ब्रोमाइड तो इसको भी प्रकाश देता है तो Ag और सिल्वर ब्रोमाइड में तोड़ता है। इसका प्रयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में, किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। अब उसमें सोचिए जिन अभिक्रियाओं में आविष्कार को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने में या जिन अभिक्रियाओं में आविष्कार को तोड़ने में उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता, उष्मा शोषी यानी जो उष्मा को लेता है उष्मा शोषी अभिक्रिया या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बढ़ते हैं। अब विस्थापन में क्या होता है, हटाना। अगर हटाएगा तो जो अधिक शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा वही कमजोर व्यक्ति को हटा सकता है, जो अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति, यानी कि हम बोल सकते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से हटा विस्थापित कर सकता है। तो इसका एक ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑर्डर्ड गाड़ी। ठीक है, सिल्वर ऑर्डर्ड गाड़ी। तो ये आप इसको किसी के भी पीछे से आप देख सकते हैं कि संस्कृत तत्व पर गूगल में सर्च मारिएगा तो ये बता देगा। ठीक है, तो इसी में जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो हटा देता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व उसको हटा देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, और तो इसके बाद अगर बात करते हैं जैसे लोहा, अगर लोहा कॉपर सल्फेट अगर अभिक्रिया करता है तो बनाता है फेरस सल्फेट प्लस ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए कि आप SO4 जो हो गया यहाँ से हट गया, कॉपर से हटने के बाद ये लोहा जुट गया है। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अविस्थापन मतलब कि कौन हुआ, विस्थापित, यानी कि जो SO4 जो हो गया यहाँ से हट गया और यह फिर अपने आप पर मतलब ऐसे हटा दिया, कॉपर से हटा दिया, यहाँ पे हट गया। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया के आगे की हम बात करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक आपस में आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं। यानी अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे ये है, पहले विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा एग्जाम्पल अगर बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे मानिए A और B प्लस A और B है और C और D अगर अभिक्रिया करके बनाते हैं AC प्लस BD, तो क्या हुआ देखिए A के साथ जो था B चला गया D के साथ और D के साथ चला गया B के, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन के द्वारा होता है, यानी इसके साथ उसके साथ ये चला जाएगा, उसके साथ वो चला जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे क्या है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को अगर बेरियम क्लोराइड से साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट, यानी SO4 इसके साथ था चला गया, बेरियम के साथ चला गया और ये NaCl बनता है, यानी कि इसके साथ चला गया। तो हम बोल सकते हैं बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवयवीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। यानी बोलते हैं बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, बेरियम सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। और ये सब टोटल क्वेश्चन NCERT से ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास तो उपचयन बोलते हैं। इसी तरह कि कार्बन है, ऑक्सीजन बट जुड़ गया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन जुड़ गया ना तो कॉपर डाइऑक्साइड जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो अगर मान लीजिए किसी में ऑक्सीजन जुट जाएगा तो वो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपचयन। तो उल्टा, उपचयन में ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन घट रहा था, अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन हट गया ना, तो ऑक्सीजन हट गया, तो जिसमें ऑक्सीजन हटेगा तो उसे बोलेंगे अपचयन। ठीक है, और जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटे तो हाइड्रोजन के लिए उपचयन, लेकिन कार्बन तांबा से ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर बन गया और हाइड्रोजन अपचयित होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है जो कि जल बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षारक की बात करते हैं। तो जब
जैसे कि कोई धातु में आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धातु उपरिपद कमजोर होती है। यानी अगर जब कोई धातु आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो जिसमें धातु की उपरिपद कमजोर हो जाती है, संक्षारित कहलाती है। जैसे जंग वगैरह लगना तो संक्षारित कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए मानिए लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चांदी के ऊपर काले परत हो जाता है, तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ जाता है, तो यस और इसे मतलब कि दूर रख सकते हैं। अब इससे बचा कर सकते हैं तो यसद लेपन से, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से बचा जाता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संक्षारण होता क्या है। संक्षारण होने पर तो चांदी की धातु काला हो जाएगा, तांबा का धातु लाल हो जाएगा, ठीक है, और लोहे पर जंग लग जाएगा। इससे हम यसद लेपन पेंट करके, ठीक है, और इससे संक्षारण से बच सकते हैं। अब विकृति गंधता, यानी अगर जितना भी तेलीय पदार्थ होता है अगर हम कुछ समय तक उसे छोड़ देते हैं तो उसमें एक गंध उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो वसा युक्त ये तेलीय खाद्य पदार्थ में वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब क्या होता है, ठीक है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया करने के बाद ये इसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, विक्रिया करते हैं। यानी जब कुछ समय बाद कोई तेलीय पदार्थ, वसा पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करने के बाद उसमें अगर कोई विकृति पैदा हो जाए तो उससे बोलते हैं विकृति, या स्वाद या गंध में बदलाव आ जाए तो विकृति गंधिता बोलते हैं। ठीक है, अब विकृति गंधिता रोकने का क्या उपाय है, इसका रोकने का उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। और देखिए इसका हमें क्या करें, ऑक्सीकारक यानी कि हम ऐसा वस्तु का जिसमें ऑक्सीकारक यानी वायु से विक्रिया ना हो, पैक हो। फिर वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री, यानी कि ऐसे बर्तन में जिसमें कि वायु प्रवेश ना कर सके और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन गैस इसी कारण होता है कि कुरकुरे वगैरह जो हम काफ़ी समय का यूज करते हैं उसके बाद भी जो कुरकुरा रहता है तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। किसमें भी, कुरकुरे वगैरह में भी, कुरकुरे में भी नाइट्रोजन गैस का। अब बात करें नाइट्रोजन गैस लगभग कितना % 78% हम लोग के पृथ्वी पर है। उसके बाद शीतलन द्वारा, ठीक है, इस सबसे कर सकते हैं, यानी फ्रिज वगैरह में रख कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने एक चैप्टर रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं पढ़ा दिया और उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।